समय के प्रवाह के बीच भाग 2। नाश्ते के बाद सेउंग-वू जी के विचार स्वाभाविक रूप से 2 साल पहले उस सप्ताहांत फार्म की ओर चले गए जहां वे अपनी पत्नी के साथ गए थे। उस दिन की यादें इतनी ताजी थीं मानो कल की ही बात हो। एक साफ वसंत के दिन वे दोनों पौधे और बीज लेकर फार्म की ओर बढ़े। उनके दिल उत्साह से भरे थे। उनकी पत्नी को फसलें उगाने में विशेष आनंद आता था। वे छोटे अंकुरों को निकलते और फल पकते देखकर बच्चे की तरह खुश होती थीं। सप्ताहांत फार्म उनके लिए सिर्फ एक खेत नहीं था, बल्कि एक कीमती जगह थी जहां वे साथ में पसीना बहाते थे और अपनी खुशी साझा करते थे। सेउंग-वू जी ने बैठक के एक कोने में रखे एक छोटे बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक छोटा फावड़ा और एक पानी देने वाला कैन था जिसे उनकी पत्नी ने फार्म पर इस्तेमाल किया था, और एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही उनकी पत्नी की सावधानीपूर्वक लिखी हुई लिखावट नजर आई। उन्होंने विस्तार से दर्ज किया था कि कौन से बीज कहाँ लगाए गए थे, उन्हें कब पानी देना था और कौन से पौधे अच्छी तरह बढ़ रहे थे। यह सब तारीख के अनुसार नोट किया गया था। ये ऐसे रिकॉर्ड थे जिनसे उनकी पत्नी का समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। डायरी में यहाँ वहाँ फसलों के प्यारे चित्र भी थे जो उनकी पत्नी ने बनाए होंगे। उनकी पत्नी द्वारा लिखे गए बीजों और पौधों के नामों को एक एक करके पढ़ते हुए सेउंग-वू जी का दिल फिर से दुख से भर गया। उनकी पत्नी के हाथों का स्पर्श जहां तक पहुंचा था, वह सब उनके लिए उनकी उपस्थिति की याद दिलाने वाला बन गया था। यह तथ्य कि अब उन्हें अपनी पत्नी के बिना अकेले इस सप्ताहांत फार्म की देखभाल करनी थी, उनके कंधों पर भारी बोझ बन गया था। बड़े खेत में अकेले खड़े अपनी छवि उन्हें उदास महसूस करा रही थी। सेउंग-वू जी ने डायरी को सावधानीपूर्वक बंद किया। वह उस जगह को यूं ही छोड़ नहीं सकते थे जिसे उनकी पत्नी ने इतनी देखभाल से सजाया था। भले ही वे अकेले थे, उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी को पसंद आई उस जगह की देखभाल करते रहना उनके प्रति सम्मान का भाव हो सकता है, उस छोटे से प्यार का इजहार जो वे अभी भी कर सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन वे फिर से सप्ताहांत फार्म जाएंगे, अपनी पत्नी के छोड़े गए निशानों पर चलेंगे और पाएंगे कि वह जगह अभी भी उनके प्यार और स्नेह से भरी हुई है। जैसे ही दोपहर हुई, सेउंग-वू जी ने अपनी पत्नी के जीवन काल में पसंद किए जाने वाले संगीत को बजाया। धीरे धीरे बजता संगीत ऐसा महसूस करा रहा था मानो उनकी पत्नी की गर्मजोशी घर में फिर से फैल रही हो। संगीत सुनते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए गए समय को याद किया। शादी के बाद के छोटे मोटे रोजमर्रा के पल, उनकी यात्राओं की यादें, कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनने के पल, हर पल कीमती लग रहा था। अचानक उनकी पत्नी द्वारा पूछा गया एक सवाल उनके दिमाग में आया। आप बाद में स्वर्ग जाकर क्या करना चाहेंगे? ठीक है, आपसे फिर मिलना। यह तो तय है। क्या आप कुछ नया आजमाना नहीं चाहते? मैं उन सभी जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं आपके साथ नहीं जा सका। अच्छा, जरूर साथ जाएंगे। तब उन्होंने इसे सिर्फ भविष्य की एक अस्पष्ट बातचीत समझा था, लेकिन यह सच्चाई कि यह अब हकीकत बन गई थी उनके दिल में एक दर्द पैदा कर गई। हालांकि एक संकल्प उनके मन में फिर से उभरा कि जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था, उन्हें उस दिन के लिए इस पल को अच्छी तरह से जीना चाहिए जब वे फिर से मिलेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी की आवाज याद करते हुए धीरे से मुस्कुराया। उन्हें विश्वास था कि जैसे उन्होंने हमेशा उन्हें ताकत दी थी, वह अभी भी कहीं न कहीं से उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। वे अपनी कुर्सी से उठे
और खिड़की के पास चले गए। खिड़की के बाहर का दृश्य शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी पत्नी के लिए एक गहरी लालसा उनके दिल में धीरे धीरे लहरों की तरह उठ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा छोड़ी गई सप्ताहांत फार्म की डायरी को एक बार फिर देखा। उनकी पत्नी के हाथों से छूटी हुई पुरानी डायरी उन्हें जीने का साहस दे रही थी। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही निजी कहानी है, 5 हिस्सों में। शिकाने हरिम सो के सो, यानी समय के प्रवाह में। और ये जानना जरूरी है कि ये असली अनुभव पर आधारित है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। जी, ये कहानी स्योंगू नाम के एक व्यक्ति की है और कैसे वो अपनी पत्नी के जाने के बाद पहले 2 साल उस दुख और नुकसान से गुजरते हैं। हाँ, तो आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब स्योंगू इस मुश्किल वक्त से कैसे निकले, यादों ने उन्हें कैसे सहारा दिया, और कैसे उन्होंने जिंदगी में नए मायने खोजे। बिल्कुल। उनकी जो पूरी भावनात्मक यात्रा है और दुख से जूझने के उनके तरीके, उस पर आज बात करते हैं। हाँ, ये कहानी है दुख की, यादों की और इंसान की हिम्मत की। तो पत्नी की मौत के 1 साल बाद भी स्योंगू का दुख बहुत गहरा था। वो बहुत अकेले थे। हाँ, लेकिन इसमें उनके जो पड़ोसी थे, दोस्त थे, वो एक बड़ा सहारा बने, है ना। हन्ना, किम मिनसू, ली क्योंग आ। जी बिल्कुल। इन सब ने ना सिर्फ उनकी पत्नी को याद रखा, बल्कि स्योंगवू को हिम्मत देने वाले संदेश भी भेजे। और सुनने में आया है कि हना के संदेशों से तो उन्हें खास तसल्ली मिली। जी, और ये भी है कि कैसे बहुत मामूली चीजें, जैसे वो इंस्टेंट दलिया। हाँ, वो दलिया जो अस्पताल में लिया था। बिल्कुल, वो भी गहरी यादें और दुख जगा देता था। उनका घर, पूरा घर पत्नी की यादों से, उनकी चीजों से भरा था। फर्नीचर, पौधे, किताबें, तस्वीरें। और वो तस्वीरें देखकर उनसे बातें करने लगते थे, मनी मन। जी, ये बहुत छू लेने वाली बात है। ये दिखाता है कि दुख सिर्फ किसी बड़ी घटना से नहीं जुड़ा होता, वो रोज की जिंदगी में बसा होता है। हाँ, हर सुबह जागना, खाना, सोना, हर काम में पत्नी की कमी खलती थी। धीरे धीरे शायद वो आदत डाल रहे थे उस गैर मौजूदगी की, पर वो खालीपन तो था। हाँ, वो बना रहा। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदलती है। स्योंगवू सिर्फ दुख में ही नहीं रहते। नहीं, वो यादों को समेटकर जीने का एक नया मकसद तलाशने लगते हैं। जैसे वो वीकेंड फार्म वाला हिस्सा, हाँ, वो खेत जहां वो पत्नी के साथ जाते थे, हाँ, वहां बिताए खुशी के पल याद करना। हाँ। और फिर उन्हें पत्नी की वो बागवानी की नोटबुक मिलती है। बहुत डिटेल्ड। अच्छा। उससे उन्हें पत्नी के समर्पण का, उसकी लगन का एहसास होता है। और फिर वो सोचते हैं कि अकेले ही उस खेत की देखभाल करेंगे, एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे। ये एक दिलचस्प तरीका है जुड़ाव बनाए रखने का। हाँ, मतलब रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। बिल्कुल। इसे कंटिन्यूइंग बॉन्ड्स कहते हैं। और संगीत भी था। हाँ, वो पत्नी का पसंदीदा संगीत सुनते थे और वो बातें याद करते थे कि मरने के बाद फिर मिलेंगे, साथ घूमेंगे। जी, ये उम्मीद, ये उन्हें एक ताकत देती थी कि जब तक वो दोबारा नहीं मिलते, उन्हें एक अच्छा जीवन जीना है, सार्थक। और चर्च की गायक मंडली, वो भी एक अहम हिस्सा था शायद। हाँ, वहाँ साथ बिताया वक्त, पत्नी का वो मजाकिया अंदाज और फिर उनकी खाली कुर्सी। वक्त के साथ शायद उसका दर्द थोड़ा कम हुआ, पर वो याद और दोबारा मिलने की उम्मीद, वो बनी रही। और वो एक बत्तख वाला खिलौना भी था जिसे पत्नी गले लगाकर सोती थी। जी, और स्योंगवू का उसे धोना और फिर खुद उसे गले लगाकर सोना, इस उम्मीद में कि शायद पत्नी सपने में आ जाए। ये बहुत ही निजी पल हैं, दुख से जूझने के बहुत व्यक्तिगत तरीके। हाँ, और भले ही वो सपने में ना आए हों, उस खिलौने से उन्हें एक तरह का सुकून जरूर मिला। ये दिखाता है कि दुख से मुकाबला करने का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। सही बात है। फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, ब्लॉगिंग। जी, वो अपना ज्ञान, अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने लगते हैं। लोगों को पॉन्जी स्कीम जैसी धोखाधड़ी से सावधान करना या कहीं कोई ऐतिहासिक गलती ठीक करवाना। इससे उन्हें एक मकसद मिलता होगा, है ना। लगता होगा कि जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। बिल्कुल। जब कोई दुख से गुजर रहा हो तो दूसरों की मदद करने या कुछ सार्थक करने से अपने होने का मतलब समझ आता है। उन्हें लगा कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे शायद उनकी पत्नी को भी उन पर गर्व होता।
तो मतलब दूसरे साल तक आते आते दुख का रूप बदल गया, वो खत्म नहीं हुआ पर वो उसके साथ जीना सीख गए। आभार जताना, छोटी छोटी खुशियों को देखना, और जो चीजें पहले सिर्फ दर्द देती थीं, वो दलिया, वो खेत, गायक मंडली, खिलौना, अब वो जुड़ाव और प्रेरणा का स्रोत बन गईं। यादें अब बोझ नहीं रहीं बल्कि ताकत बन गई। सही कहा। तो ये पूरी यात्रा एक तरह से गहरे दुख से निकलकर उस नुकसान को जिंदगी का हिस्सा बनाना, और फिर यादों, रिश्तों, दूसरों की मदद, इन सब के जरिए जिंदगी को नए मायने देना है। वो रोज खुद से एक वादा करते हैं कि पत्नी की याद में एक ऐसा जीवन जिएंगे जिस पर शर्मिंदगी न हो। जब तक वो दोबारा मिलें, उनका मन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलने तक मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। ये कहानी वाकई सोचने में मजबूर करती है कि किसी अपने की यादें सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम दुख कैसे सहते हैं, शायद ये भी तय करती हैं कि हम उस नुकसान के बाद जीना कैसे चुनते हैं। हाँ, जरा सोचिए, दुख हमें जिंदगी के किन अनजाने अप्रत्याशित रास्तों पर ले जा सकता है। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।